हेलो। आज मैं एनसीईआरटी की क्लास सिक्स में एक बुक है हमारे अतीत, मतलब कि हिस्ट्री की बुक पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक का ये पहला मेरा वीडियो है। तो इसमें जो विषय सूची में आपको टोटल 12 चैप्टर दिए हैं, इनको एक एक करके मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो आज सबसे पहले जो चैप्टर है जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बस मैं उसको ही ठीक आपको डिटेल में पढ़ते हुए समझाऊंगा, और बाकी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नॉर्मली बता दूंगा। तो ये लिखा है जो चैप्टर का नाम है, पहले आप उसी को ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में हमेशा रहने चाहिए। अगर कोई घटना घटती है तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए क्या क्या हुआ। कोई घटना तो आपको मालूम नहीं है क्या हुआ है, तो माइंड में क्वेश्चन रहना चाहिए क्या। कब, मतलब कि वो घटना कब घटी, कहाँ, किस जगह पर हुई, और वो जो घटना हुई तो वो हुई कैसे। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले ये लिखा है कैसे पता लगाएं, मतलब कि कोई भी काम हुआ है तो कैसे मालूम करें कि कोई वर्क कैसे मालूम ही कैसे करें कि कुछ हुआ है। जैसे कल के दिन कोई घटना घटी है, आप रह रहे हो कहाँ पर, दिल्ली में, और घटना घटी अमेरिका में। ठीक है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कल के दिन अमेरिका में क्या घटा था? तो आपके घर पे न्यूज़पेपर आता होगा, आप उसमें आराम से, अगर उसमें खबर आएगी आप आराम से पढ़ के पता कर सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया कि अखबार के द्वारा पता लग गया। लेकिन आपको पिछले साल के बारे में पता करना हो कि पिछले साल क्या हुआ था, तो पिछले साल के बारे में किसी जो पिछले साल का कोई व्यक्ति हो जिसको मालूम हो कि पिछले साल इस जगह पर क्या घटना घटी थी, तो आप उससे पूछ सकते हो, वो आपको बता देगा। लेकिन आप आज के टाइम पे आपकी ईयर चल रही है 2021, और आप किसी से पूछना चाहते हैं कि 1857 में क्या घटित हुआ था, तो ना तो आपको इस समय का कोई अखबार मिलना बहुत मुश्किल है, और जो है कोई व्यक्ति तो मिलना ही बहुत मुश्किल है। अखबार तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल है मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो इन चीज़ों का कैसे मालूम पड़ता है कि उस समय की जो घटनाएं घटी गई होंगी उनको कहीं पर क्या है लिख कर रखा गया होगा। जैसे अखबार में ही अगर अखबार होगा उस टाइम पर तो उसमें लिख कर रखा गया हो, या कोई दूसरा तरीका हो लिखने का, उसमें लिख के रखा गया हो। ठीक, या फिर उस समय पर जो चीज़ें उपयोग में ली जाती थी तो उन चीज़ों को देख कर समझ सकते हैं कि उस टाइम के व्यक्ति किस तरीके से रहते थे, क्या उपयोग में लेते थे, खाने के लिए क्या उपयोग में लेते थे। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं कि पहले क्या कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो आप जो है जैसे कुछ जानना चाहते हैं कि पहले क्या हुआ था, तो उसमें एक चीज़ भी मायने रखती है कि आप जानना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो जानना है तो फिर उसके बारे में आप सोचोगे कि ये कैसे हुआ होगा। तो अतीत के बारे में जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। आर्किटेक्टको मतलब शिकारियों, आर्किटेक्ट का मतलब ये होता है शिकारी। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उस टाइम के ये सभी व्यक्ति किस प्रकार से रहते थे। ठीक है, यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। आपको कोई खिलौना मिल जाएगा उस समय का, तो आप बता सकते हो कि उस टाइम पे बच्चे कौन सा खेल खेलते होंगे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये आपको मालूम पड़ सकता है कि अतीत के बारे में आप क्या जान सकते हो। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे किसी शासक के बारे में या फिर उस टाइम के व्यापारियों के बारे में। ठीक, उसके बाद में दिया है एक और नेक्स्ट टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि भारत हो या कोई भी स्थल जगह है, तो उनको क्या है मुख्यतः 3 रूप में बांट दिया जाता है। एक होता है आपका मैदान, एक होता है आपका पठार, फिर एक होता है आपकी पहाड़। ठीक, तो आज के समय भी देखोगे
तो जो अधिक जनसंख्या रहती है तो वो पहाड़ों पे बहुत कम रहती है। उसके बाद में थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहेगी आपकी, थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी आपकी पठारों पर। पहाड़ पर तो क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगी, और पठार पर थोड़ी सी ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पर रहती है आपकी, मैदानों में आज के समय में। तो इसी प्रकार से पहले के लोग कहाँ पर रहना पसंद करते थे, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये लिखा है मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी जो कि आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से बहना शुरू करती है और बहते हुए पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक जैसे यहाँ से बहते हुए इस तरीके से जाएगी। फिर उसके बाद में आपके जो गुजरात का एक जगह है भरूच में जाकर नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी का जो है प्रारंभिक स्थल हो गया, और ये अंतिम, अमरकंटक से निकलना और भरूच में जाके अरब सागर नदी में गिर जाना। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो कई लाख वर्षों पहले से लोग जो है नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हैं आपके कि भारत में किस नदी के किनारे पे जो है काफ़ी समय पहले से लोग रह रहे हैं। तो जैसे नर्मदा नदी पर लाखों वर्ष पहले से। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक, कृषक नहीं थे। ठीक है, अब वो क्या थे, संग्राहक। वो क्या करते थे, जंगलों के आसपास की जो विशाल संपदा उन्हें मिलती थी, मतलब कि जंगलों से भोजन मिल गया, जंगलों से लकड़ियाँ मिल गई, उन चीज़ों को, ऐसे अन्य चीज़ें, उन चीज़ों को ये इकट्ठा करते थे और अपने पास रखते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब ये अपने भोजन के लिए कृषि नहीं करते थे। ठीक है, वे जानवरों का आकट शिकार भी करते थे। और जो नर्मदा नदी के पास में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, जानवरों का आकट शिकारी भी थे ये लोग। तो जो नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग थे वो क्या थे, एक तो संग्राहक थे और दूसरे आकेटक। ठीक, कृषक नहीं थे, व्यापारी नहीं थे, ठीक, और ना ही पशुपालक थे। नेक्स्ट दिया है आपका, नर्मदा नदी के बारे में पूछा था, तो ये इसमें आपको मैप में दिया भी है। यहाँ से ये नदी निकल रही है इस तरीके से, पूर्व दिशा यहाँ होती है, तो पूरब से निकलते हुए कहाँ जा रही है, पश्चिम की ओर, इस तरीके से। ठीक, अब नेक्स्ट दिया है, क्या तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब तुम, तो सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ वो कहाँ पर है आपके, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये है किरतर और ये आपकी सुलेमान पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ। ठीक, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो सबसे पहले मानव ने गेहूँ और जौ की फसल कहाँ पर उपजाना प्रारंभ किया था, सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के आसपास। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया था, भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। तो जो सुलेमान किरतर के जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, गाँव में रहा करते थे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुलेमान किरतर में जो प्रारंभिक लोग थे उनसे रिलेटिव क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है। जैसे कि वो लोग क्या, उन्होंने सबसे पहले क्या, गेहूँ और जौ की खेती करना शुरू किया। जानवरों में वो किन जानवरों को पालतू बनाते थे, तो भेड़ बकरी गाय बैल। वो लोग रहते थे तो शहरों में रहते थे या गांव में, तो कहाँ रहते थे, गांव में। ठीक, तो सबसे पहले नर्मदा बताया, फिर उसके बाद में सुलेमान किरतर पहाड़ियों के बारे में। अब दिया नेक्स्ट, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पूर्व में आप देखोगे तो गारो, ये है उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग कैसे, जैसे भारत में पता करना है तो आप अपने आप को यहाँ समझो, बीच में ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है। ठीक है, अब पूर्व ये, उत्तर ये, अब इसके बीच वाला जो ये दिशा है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ, गारो। और भारत के मध्य में आप यहीं पर हो तो मध्य यही होगा, और कौन सी पूछिए, विंध्य पहाड़ियाँ, ये है आपकी विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है,
ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पर भी क्या कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सबसे पहले जहाँ पर चावल उपजाया गया वो विंध्य पहाड़ियों के कहाँ पर थे, उत्तर में, यहाँ पर लगभग। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके सबसे पहले जो है चावल की खेती की गई थी। नेक्स्ट दिया है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो मानचित्र में क्या है, सिंधु और सहायक नदियाँ दी हुई हैं। तो ये जो मैप दिया है इसमें, तो सिंधु नदी आपकी, ये आपकी नदियाँ दी हुई है। सहायक नदियाँ झेलम, चनाव, रावी, सतलुज नदी, ब्यास नदी। ठीक, तो ये सिंधु नदी जा रही है और ये बाकी उसकी क्या हो गई, सहायक नदियाँ। ठीक है, अब मानचित्र से क्या फ़ायदा होता है कि मानचित्र देखकर अगर आप पढ़ते तो एक तो आपको स्थानों की जानकारी मिल जाती है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ठीक, इसी प्रकार से नर्मदा नदी कहाँ से किस दिशा में बहती है, सिंध नदी कहाँ से बहना शुरू करती है और कहाँ किस ओर जाती है। ठीक, उसकी सहायक नदियाँ क्या कौन कौन सी हैं, किस क्रम में है, ये भी दिख रहा है साफ साफ। ठीक, फिर लिखा है सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं, सहायक नदियाँ क्या होती है कि एक बड़ी नदी जैसे जा रही हो, किसी स्थान से निकलकर किसी सागर में जाकर मिल जाती हो। ठीक है, फिर उसके बाद में अब एक चीज़ और मैंने बोला कि कोई भी नदी जैसे किसी स्थान से निकलकर किस जगह पर मिल जाती हो, एक सागर में। तो कोई भी नदी हो वो कभी भी किसी महासागर में नहीं मिलती है, वो हमेशा कहाँ मिलती है, सागर में। आप किसी भी नदी के बारे में पढ़ोगे तो आपको बताया गया होगा कि वो इस सागर में जाकर गिर जाती है, या महासागर का नाम आता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे थोड़ा डिटेल से निकालोगे तो महासागर का एक पार्ट होगा जो कि उस नदी के आसपास होगा, तो उसे उस सागर का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होगा। तो ये तो एक बड़ी नदी हो गई। अब इस नदी में क्या है कि कुछ और भी नदियाँ आकर क्या कर देती हैं, अपना जल इसमें मिला देती हैं। तो इन नदियों को बोला जाता है सहायक नदियाँ। अब इसमें एक चीज़ भी है कि ये नदी इसमें मिला रही है जल, तो ये भी सहायक नदी है। इस नदी ने इसमें मिलाया, फिर इस नदी ने इस नदी में जल मिलाया। ठीक है, और फिर यहाँ से ये इस नदी में जल मिल गया, तो ये भी क्या है, ये भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये होती है सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो लगभग कितने, 4700 वर्ष पूर्व। और ये जो डेट ली जा रही है आज के समय में, माना जा रहा है कि इस बुक में जो भी डेट ली गई है तो वह भी माना जा रहा है सन 2000 ईस्वी। सन 2000 ईस्वी के अकॉर्डिंग गणना की जा रही है कि आज मान लीजिए सन 2000 ईस्वी है, तो आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर, इससे पहले आपको नर्मदा नदी के किनारे लोग रह रहे थे, वो गांव में रह रहे थे। सुलेमान के स्तर में गांव में रह रहे थे। गारो पहाड़ियों पर और विंध्य पहाड़ियों के आसपास रह रहे थे, वो भी गांव में। तो सबसे पहले जो लगभग भारत में अभी तक ज्ञात है, तो वो प्रारंभिक नगर नगर थे, वो कहाँ थे, आपके सिंध और उसकी सहायक नदियों के आसपास। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। और एक और नदी आपकी सिंध नदी के बाद में गंगा, और गंगा की सहायक नदियाँ, यहाँ पर जो नगर बसे हैं वो सन 2000 ईस्वी से गणना कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो लगभग कितने वर्ष पूर्व बसे हैं, 2500 वर्ष पूर्व। तो जो सिंधु नदी के नगर थे वो गंगा नदी के नगर से क्या बहुत पुराने हैं। ठीक, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगा। मैप में अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी। ये ठीक है, ये गंगा नदी है, इस तरीके से बहते हुए ये जा रही है। एक नदी और है जहाँ से जो आपकी नर्मदा नदी निकल रही है, उसके समीप से ही क्या एक नदी निकलती है, उसका नाम है सोन नदी, जो कि क्या है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, बिहार में जाकर। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में जो सोन नदी और गंगा नदी जहाँ पर मिलती है, उसके आसपास का भाग जो आज के टाइम पे बिहार है, उसे पहले मगध कहा जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। तो जिस टाइम पर ये जो है
इस भाग को मगध कहा जाता था। तो इस टाइम पे इसके जो राजा थे वो कैसे थे, बहुत शक्तिशाली, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो देश के अन्य भागों में भी राज्य बनाए गए थे, राजा थे, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा कहाँ थे, किस जगह के थे, आपके मगध के थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ठीक है, यात्रा यात्रा क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। अब कोई व्यक्ति है, कहाँ से आ रहा है, मध्य एशिया से आ रहा है। मध्य एशिया से आने पर उसे क्या मिलेगा, यहाँ पर हिमालय श्रेणी, यहाँ पर सुलेमान खतर श्रेणियाँ। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते थे कि इन श्रेणियों के बीच में से जो दर्रा पास बोलते हैं जिन्हें, मतलब कि दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसा स्थान जहाँ से क्या है कि थोड़ा सा रास्ता हो निकलने के लिए, जैसे एक ये पहाड़ है और एक ये पहाड़ है। अब इनके बीच में से यहाँ से रास्ता है कि आप निकल के आराम से जा सकते हैं। फिर भी इतना आसान नहीं होता है निकलना। तो लोग क्या करते थे कि जैसे यहाँ से आना है तो फिर भी वो उस दर्रे का यूज़ करते भारत में एंट्री कर जाते थे। ठीक है, फिर भी यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। मूल्यवान वस्तु लेकर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो एक स्थान से जहाँ पर सस्ता मिल रहा है सामान वहाँ से खरीदेंगे और जिस जगह पर महंगा मिलेगा वहाँ जाकर बेच देंगे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो जो धार्मिक गुरु होते हैं वो धर्म की शिक्षा का प्रचार करते थे। एक गांव में बताया धर्म के बारे में, फिर उसके बाद में दूसरे गांव में जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। अब कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होते थे जो सोचते थे कि हम इस जगह पर रह रहे हैं, अब इस जगह की जगह हमें कोई क्या है ऐसी जगह और अच्छी जगह ढूंढना है। तो वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, यहाँ से रहने वाला व्यक्ति अगर कोई यहाँ जाएगा तो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के लोग जो सोचते हैं तो वही सोच उस व्यक्ति की रहेगी, और यहाँ के लोगों की सोच से वो थोड़ी अलग होगी। लेकिन फिर भी जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो वो अपनी सोच प्रकट करेगा। हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, हमारी संस्कृति, हम खाना ऐसे खाते हैं, हम इस तरीके से रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, यात्रा करके ही जो है एक देश में एक तरीके से विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का तालमेल बैठता है। सभी लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक दिया, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। उपमहाद्वीप, तो भारत को क्या है, एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसके अंतर्गत क्या है, कुछ प्रमुख देशों को रखा जाता है। उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो इन देशों को मिलाकर क्या है कि एक तरीके से एक अलग प्रकार की संस्कृति रहती थी इन सभी लोगों की, इसलिए इसको एक तरीके से क्या बोल दिया गया, उपमहाद्वीप। और ये जो पूरा क्षेत्र है वहाँ का क्लाइमेट अलग है एशिया के अन्य देशों के अपेक्षा। अब ये जो उपमहाद्वीप है इसकी सीमा क्या है, प्राकृतिक सीमा निर्माण करती है। कैसे कि इसके जो अगर उत्तर में देखोगे तो यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं जो कि इस क्षेत्र से जो है इस क्षेत्र को अलग करती है। यहाँ देखोगे तो समुद्र है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हालांकि लोगों की इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। अब ये जो सीमाएं थी, जो बॉर्डर बन रहे थे प्राकृतिक, तो उनको पार करना तो बहुत कठिन है, लेकिन जिन्होंने सोचा कि हम इन्हें पार करेंगे तो वो पार कर सके। ठीक, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, वो पर्वतों को पार कर सके,
तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए। तो जो लोग यहाँ से जाना चाहते थे वो बाहर भी गए। यहाँ से कुछ लोग, जैसे कि यहाँ पर सिक्किम के साइड में दर्रे होते हैं वहाँ से गए, जम्मू से दर्रे होते हैं वहाँ से बाहर गए। ठीक है, जो लोग अन्य देश से भारत में आना चाहते थे या भारतीय उपमहाद्वीप में, तो वो यहाँ पर आए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। अब कुछ लोग बाहर से और क्या हुआ, भारत में यहाँ के बस गए। जैसे कि क्या है, अगर आप पढ़ोगे, आपके जो प्रमुख राजा हैं उनमें से एक राजाओं में नाम पढ़ोगे, जैसे बाबर, अकबर, जो मुग़ल सल्तनत थी, तो वो लोग कहाँ से आए थे, आपके आपके अफ़गानिस्तान की जगह से आए थे और वहाँ से इंडिया में आके बस गए थे। इसी तरीके से आपके जो सल्तनत काल है, तो वो भी बाहरी लोग थे, भारत में आए, भारत में राज्य भी किया और भारत में ही आकर बस गए। ठीक, इसी प्रकार से एक राजा और है आपका राजा कनिष्क। तो जो कनिष्क है वो भी क्या है, आपके बाहर के रहने वाले उनके पूर्वज थे और वो भारत में आकर बस गए थे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कैसे किया, कि अगर कोई व्यक्ति आया होगा तो वो अपनी यहाँ की संस्कृति लेके आया होगा, भारत की जो संस्कृति है वो उसे भी ग्रहण करता था और साथ ही साथ में अपनी संस्कृति भी जो है कुछ भाग उसको भी, उसकी संस्कृति के कुछ भाग को भारतीय लोग भी ग्रहण करते थे। ठीक है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब जो लोग होंगे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर किस तरीके से पत्थर को तराशा जाता है, संगीत किस तरीके से होता है, खाना कैसे बनाते हैं, तो ये लोग भारत में आके भारतीय लोगों को बताएंगे कि हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है? देश के नाम, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के लिए क्या, इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं और एक वर्ड और बोलते हैं हिंदुस्तान। और भी कई नाम है, जैसे आर्यस्तान नाम है। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इंडिया शब्द है वो किस वर्ड से निकला है, इंडस से, और जिसका संस्कृत में क्या कहा जाता है, जिसको सिंधु कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है कि जो, अगर आप एटलस देखोगे तो एटलस में क्या है, एक ईरान और यूनान देश है। तो ईरान और यूनान लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों, ईरानी जो मतलब कि ईरान के रहने वाले लोग, ईरानियों ने क्या किया, भारत में एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या था, सिंधु। उस सिंधु नदी को उन्होंने क्या बोला, उसको उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी तो उसमें वो क्या है, सा को क्या बोलते थे, हा, और हिंदुस बोला उसे, उस नदी को हिंदुस। और इस वजह से क्या है, ईरानी ने जब इस नदी को हिंदुस बोला, तो जो इस नदी के पूरब में जो देश है उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। इसी प्रकार से जो यूनानी थे, तो यूनानियों ने क्या किया, यूनानियों ने क्या किया कि ये जो नदी थी, सिंध नदी, इस नदी को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इंडस। इंडस। और इंडस से इस नदी के पूरब में जो देश था उस देश को बोल दिया इंडिया। ठीक है, तो भारत के जो नाम है हिंदुस्तान, वो किस वजह से पड़ा है, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा सबसे पहले, और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। ठीक है, इसके साथ में ही भारत को भारत भी कहा जाता है, तो वो किस लिए कहा जाता है, ये इसमें बताया गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में जो प्रारंभ में लोग रहते थे, ये भारत है, भारत का उत्तर पश्चिमी भाग ये कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लोग रहते थे तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, उन लोगों के ग्रुप को भरत कहा जाता था। और इस तरीके से जब उस जगह पे भरत नामक लोग रह रहे हैं तो उस देश को क्या बोल दिया गया, भारत। ठीक है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक, अब ये जो भरत नामक समूह है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है आपको, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद लगभग कितनी पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है,
अतीत के बारे में कैसे जानें, आपको कैसे, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, अतीत के बारे में कैसे जानें। आपको किस प्रकार से मालूम पड़ेगा कि अतीत में कौन सी घटना कैसे घटी है। तो अतीत के बारे में हम कई तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका होता है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। तो पहले भी क्या होता था कि कुछ ना कुछ पुस्तकें लिखी जाती थी, अब वो अगर आपको मिल जाए तो उसमें आप जब लिखा होगा उस समय के बारे में तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं। तो इस तरीके की जो पुस्तकें मिलती हैं उन्हें बोला जाता है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि पांडुलिपि एक तो इंग्लिश वर्ड का हिंदी वर्ड लिया गया है ये। तो इंग्लिश में पांडुलिपि को बोलते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट। मैन्यू स्क्रिप्ट लेटिन वर्ड के मेनू से लिया है। मेनू का मतलब होता है हाथ से। ठीक है, तो पांडुलिपि का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की कोई भी बुक है या जो भी चीज़ है जो हाथ से लिखी गई है उसे बोला जाता है पांडुलिपि। ठीक है, इसके बारे में यहीं दिया है, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो यहाँ पर क्या एक पृष्ठ दिया गया है जो कि ताड़ पत्रों से बना हुआ है। तो ये जो होता था यह पांडुलिपि, इस पांडुलिपि के बारे में बात हो रही है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये पांडुलिपि किस पेड़ के छाल से बनी हुई है, भुर्ज। और ये इस पेड़ के बारे में अगर आपको देखना है तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये पेड़ जो है आपके उत्तराखंड में बहुत मात्रा में मिलता है, उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में, हिमालय के क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट दिया है। अब ये जो पांडुलिपि है तो वो क्या है कितने टाइम से रखी हुई है, तो उतने टाइम में तो क्या होता है बहुत सी पांडुलिपियाँ क्या है कीड़ों ने खा ली है। जैसे आपकी बुक वगैरह भी काफ़ी समय तक रखी रहती है तो उसको क्या कीड़े खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से भी क्या अभी आज के समय भी क्या कुछ पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। और ये पांडुलिपियाँ आपको कहाँ पर मिलती हैं, ये जो मिलेंगी आपको वो मिलती हैं आपको मंदिरों में मिलती हैं, वन विहारों में मिलती हैं रखी हुई। ठीक, नेक्स्ट लिखा है इसी में, इन पांडुलिपियों में कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि इन प्राकृत और तमिल में लिखे हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो जो प्राकृत भाषा है उस समय में पहले के टाइम पे आम लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती थी। उस समय संस्कृत भाषा भी थी, लेकिन संस्कृत भाषा जो है उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि पंडितों के द्वारा और पंडित पुरोहितों उनके द्वारा। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या था, आपके पांडुलिपि थे। आप देख रहे हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख क्या होता है कोई भी एक ठोस जगह है उस पर जो है कोई अपनी बात लिखी जाती है तो वो क्या बन जाता है आपका अभिलेख। जैसे ये क्या, ये रॉक पत्थर है उस पर ये इस तरीके से लिख दिया गया तो ये क्या कहलाएगा आप अभिलेख। ठीक है, अब इनका उपयोग किस लिए किया जाता था, क्योंकि ये अगर आप पांडुलिपि में लिखकर कहीं पर पांडुलिपि लिखते हैं किसी ताड़ के पेज पर, उसको किसी जगह पर आप रख देते हैं कि सभी लोग इसको पढ़ें और वहाँ पर बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, तो वो क्या होगी जो पांडुलिपि लिखी गई है वो क्या हो जाएगी खराब। अब इस पर जो लिखा गया है इस पत्थर को क्या है आदेश लिख दिया गया है कोई। अब वो किसी गांव में बताना है कि इसमें क्या आदेश है तो गांव में आराम से इसको गांव के बाहर या गांव के बीचों बीच लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का पानी बरसे, हवा चले तो नुकसान तो इससे होगा, लेकिन क्या है काफ़ी समय तक ये जो है अ, पत्थर सुरक्षित फिर भी रहेगा। ठीक है, तो इनमें लिखा क्या जाता था, शासकों के द्वारा कोई आदेश दिया गया हो या किसी शासक ने किसी लड़ाई में विजय प्राप्त की हो तो वो लिखता था कि हमें इतनी हानि हुई या हमको इतना लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद में दिया है इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ये तो पांडुलिपि बताया आपको और अभिलेख, इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो उपयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, जो पांडुलिपि और अभिलेखों को छोड़कर अन्य चीज़ों को भी देखता है कि पहले के टाइम पे क्या क्या और था। जैसे पहले के लोग होंगे तो वो खाना बनाते होंगे तो किस तरीके का चूल्हे का उपयोग करते थे, किस तरीके के बर्तनों में खाना खाते थे। तो उन चीज़ों के बारे में अगर कोई अध्ययन कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष
इमारतें बनी होंगी तो उन्हें देखेगा कि वो किस प्रकार से बनी है। चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, मतलब कोई भी औजार है, बर्तन है, आभूषण है, उनके बारे में भी देखते हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन व खुदाई भी करते हैं। तो ये होते हैं पुरातत्वविद। ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। तो इन चीज़ों को क्या होता है कि पुरातत्वविद इन चीज़ों की खोज करता है और फिर पता करता है कि इतने समय पहले लोग किन चीज़ों का उपयोग करते थे। साथ ही साथ में पुरातत्वविद जो है जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को भी खोजते हैं, जिससे उन्हें मालूम पड़ता है कि उस समय पर व्यक्ति क्या चीज़ खाते थे। ठीक है। अब वनस्पतियों के बारे में देखोगे तो उनका तो बचना क्या थोड़ा मुश्किल है। कैसे कि आज के टाइम पे भी अगर कोई पत्ती है, पेड़ पौधों की पत्ती नीचे गिर जाए तो वो क्या होगी, कुछ समय बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इतने सालों पुरानी वनस्पति तो मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। हाँ, जैसे अगर कोई लकड़ी है उसको जला दिया गया है तो उसकी राख है, कोयला बचा है तो वो बचा रहेगा। तो पुरातत्व उस समय का जो किसी वनस्पति की जली हुई राख या फिर कोयले को देखकर जो है समझ सकते हैं पहले के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है अतीत एक या अनेक। अब अतीत जो होते हैं वो एक है या ज़्यादा है। तो अतीत के बारे में जैसे बुक का नाम है तो बुक का नाम ही क्या है, हमारे अतीत। हमारे मतलब क्या हो रहा है आपका जो है बहुवचन हो रहा है। तो हमारे मतलब कि अलग अलग प्रकार के अतीत होंगे। जैसे पहले के टाइम का जो शासक हो या राजा हो उसके बारे में लिखा है तो वो एक शासक का अतीत हो गया। कोई जो है कृषक है उसके बारे में लिखा है तो वो कृषक का अतीत हो गया। पुरोहित है तो पुरोहित का अतीत हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अतीत क्या हो गया, आपको किसके बारे में पढ़ना है। वैसे अतीत क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए अतीत एक ना होते हुए कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया है तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब कैसे, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसमें जो तिथियों की गणना की गई है वो किससे ली गई है, सन 2000 मानकर, सन 2000 ईस्वी मानकर। और इसमें जो भी बताया गया है कि इतने टाइम पहले ऐसा था तो वो कब से काउंट कर रहे हैं, सन 2000 ईस्वी मानकर चल रहे हैं कि सन 2000 ईस्वी से 4000 वर्ष पहले ये था या 3000 वर्ष पूर्व ये था, ऐसे। ठीक है। अब एक और होता है अतीत की गणना के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक होती है ईस्वी और एक होती है ईसा पूर्व। तो जैसे ये टाइमलाइन मान लेते हैं और इस समय जो है ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म मान लेते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद में जो भी डेट आती है तो उसे कैसे लेते हैं, ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से। तो जैसे आज के टाइम पे 2021 है तो मतलब आज का जो समय है वो ईसा मसीह के जन्म के कितने साल बाद का है, 2021 साल बीत चुके हैं ईसा मसीह के जन्म को। उसके बाद में ईसा मसीह के जन्म से पहले भी जो है समय था, तो उससे पहले की जो भी समय है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। और इस ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या बोला जाता है, ईसवी। ठीक है। अब ईसा पूर्व कैसे, कि ईसा के जन्म से 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इस तरीके से 1000 वर्ष पहले। तो यहाँ पर जैसे कोई घटना घटी है, सिंधु नदी के किनारे पर जो है नगरों का बसना शुरू हुआ था, तो वो कितने टाइम पहले हुआ था, लगभग 2700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। ठीक है। तो 2700 ईसा पूर्व हुआ था। और आज से अगर गणना करेंगे तो इसमें गणना किससे की गई है, सन 2000 से। तो आज से कितने टाइम पहले हुआ था, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है। इस तरीके से ये आपका रहेगा। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है तिथियों के बारे में ही दिया है, इतिहास और तिथियाँ। तो इतिहास तिथियों में देखते हो गए, अंग्रेजी में बीसी लिखा होता है कई जगहों डेट के बाद में, तो उसका मीन्स क्या होता है, हिंदी में लिखा होता है ईसा पूर्व। इसका बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले। ठीक है। तो मैंने आपको टाइम स्केल बनाई थी ना, इस तरीके से मान लीजिए ये ईसा का जन्म हुआ है तो बीसी का जो यूज़ हो रहा है तो मतलब वो ये ईसा का जन्म, जो जन्म के बाद वाली वर्ष हैं और जो पहले वाले।
मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले भी घटनाएं घटी हैं। तो अगर बताया जा रहा है ईसा पूर्व लिखा है किसी भी डेट में, तो वो किस जगह की बात हो रही है, यहाँ। ठीक है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले एडी लिखा होता है। तो एडी का मतलब होता है एनो डामनी, जो कि लेटिन वर्ड है, और लेटिन वर्ड का इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, उसके बाद से। तो यहाँ अगर किसी भी ईयर में एडी लिखा है तो मतलब इस जगह की बात हो रही है, इस समय की। ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का उपयोग होता है। एडी की जगह क्या लिख देते हैं, सीई, और बीसी की जगह बीसीई। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई क्या होता है, कॉमन एरा, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, इसको बोला जाता है कॉमन एरा। ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, कॉमन एरा। और इसके इस वाले भाग को, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला भाग है, उसे बोला जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब कोई भी वर्तमान से पहले, मतलब कोई भी डेट है, जैसे आज से 50 साल पहले, तो 50 साल पहले के लिए क्या लिख देंगे, 50 लिख दिया, फिर क्या लिख देंगे, बीपी, मतलब बिफोर प्रेजेंट, आज से 50 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है। ये इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इसमें दिया हुआ है, इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। ठीक है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, अन्यत्र। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार से किसी एग्ज़ाम में इस तरीके की चीज़ें, खासकर पीएससी यूपीएससी के प्री के एग्ज़ाम में, यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको जो अलग अलग देश होते हैं, तो अलग अलग देशों में जो है लिपि का यूज़ किया जाता था। तो लिपि के बारे में दिया है यहाँ पर। एक अफ्रीकी देश है मिस्र की लिपि बताई गई है। तो यहाँ पर ये जो लिपि है, वहाँ पर राजा महाराजा आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व रहते थे, और वो इस तरीके की लिपि यूज़ करते थे। अब इस लिपि में क्या है कि आज के टाइम पर जो है लिपि पढ़ ली गई है, तो उस लिपि में क्या था, सांकेतिक भाषा थी। सांकेतिक भाषा में अगर इस तरीके से जो आपका क्या है वर्ग बनाए, तो उसका मतलब होता है टी। आपका अर्धगोला बनाए तो टी, ये संरचना है तो ओ, और कोई जानवर है शेर की तरह तो एल, इस संरचना का मतलब एन। तो उसमें जो लिपि में इस तरीके से लिखा होता है, और इस तरीके से इस साउंड को पढ़ के समझ लिया जाता है कि ये लिखा क्या है। ठीक है। अब इन लिपि को पढ़कर ही मालूम पड़ता है कि जो है वहाँ पर राजा महाराजा किस तरीके से थे और वो क्या करते थे। इसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये जो कुछ उपयोगी शब्द दिए हैं, यात्रा, एक व्यक्ति का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, यात्रा। पांडुलिपि, पांडुलिपि ऐसी लिपि जो कि हाथ से लिखी गई हो, उसे पांडुलिपि कहते हैं। अभिलेख, अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो कि किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, या कठोर सतह पर जो है लिखे जाते हैं। पुरातत्व, पुरातत्व क्या होते हैं, जैसे कि पांडुलिपि और अभिलेख, पुराने समय के ये जो दो स्रोत होते हैं जिनसे मालूम पड़ता है पहले क्या हुआ था। इन दो स्रोतों को छोड़कर अन्य स्रोत भी होते हैं, जैसे पहले के मकान हो, पहले के बर्तन हो, तो वो क्या होता है, पुरातत्व। इतिहासकार, और जो इन चीज़ों को खोजता है उसे क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद बोलते हैं। इतिहासकार क्या होता है, इतिहासकार पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व इन सभी का अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं इतिहासकार। स्रोत क्या होते हैं, पहले के समय में कोई चीज़, कोई घटना घटी है, तो उसके बारे में जो माध्यम हमें जानकारी देता है उसे बोलते हैं स्रोत। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, अब कोई लिपि है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जो आज के समय में प्रचलन में नहीं है, उस लिपि के बारे में, उस लिपि को पढ़ना। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हैं। कृषि का आरंभ, कृषि जो आज से पहले, आज से 8000 वर्ष पूर्व पहले शुरू हुई थी। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो बने थे वो आज से 4700 वर्ष पूर्व है। गंगा घाटी नगर या और मगध का बड़ा सा राज्य जो बना वो आज से 2500 वर्ष पहले। और आज के टाइम ये जो वर्तमान लिया गया है वो क्या है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। कौन सी ली गई है, 2000 ईस्वी से गणना की गई है सभी में। ठीक है।